हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग सेमीकंडक्टर वाली स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में। देखो, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना, कि किस तरह से कनेक्शन करके हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं और किस तरह से कनेक्शन करके हम डायोड को रिवर्स बायसिंग में लेके जाते हैं। अब उन्हीं बायसिंग के बिहाफ पे हम लोग बेसिकली ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज के बीच में, जहाँ पे जिसके हिसाब से देख के ये पता लगेगा कि जब करंट और वोल्टेज में से किसी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे, जैसे जैसे हम किसी डायोड के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो डायोड का बिहेवियर कैसा होता है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डायोड कैसा बिहेव करेगा और रिवर्स बायसिंग के केस में डायोड कैसा बिहेव करेगा, तो उस चीज़ को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड दैट ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप डिवाइस जो पढ़ रहे हो वो पीएन जंक्शन डायोड है, जो आपने ऑलरेडी बनाना सीख लिया था। अब उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के केस में किस तरह के ग्राफ होते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑब्टेन करने के लिए जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना, भाई मुझे वोल्टेज करंट का ग्राफ चाहिए। छोटी क्लासेस में क्या करते थे हम लोग, y इज इक्वल टू 2x+3 करके कोई हमारे पास मैथ्स की इक्वेशन है, तो हम लोग इसमें एक टेबल बना लिया करते थे, जिस टेबल में हम लोग x और y की वैल्यूज़ रखा करते थे। यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू रख के y की जो डिफरेंट वैल्यू आती थी उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते थे और उसके बाद हम आराम से उसका ग्राफ प्लॉट कर देते थे x और y के बीच में, ठीक है। तो जिस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग सीखते हैं अपनी छोटी क्लासेस में उसको प्लॉट करना, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग वोल्टेज और करंट का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो सीधी सी बात है, मेरे को रीडिंग चाहिए। वोल्टेज वाली एक्सिस पे और करंट वाली एक्सिस पे आएगा क्या, उसे लिखने के लिए मेरे को रीडिंग चाहिए होंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने पीएन जंक्शन डायोड को पहले तो फॉरवर्ड बायस करा। देखो, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया यहाँ पे हम लोगों ने। और साथ में करंट नापने के लिए एक मिली एमीटर लगाया। मिली एमीटर क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर के लेवल की होती है। अगर आप अमीटर लगा दोगे डायरेक्ट तो उतनी बड़ी करंट एक सिंगल डायोड फ्लो नहीं करा पाता। तो इसलिए हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो करंट फ्लो होती है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, और रिवर्स बायसिंग के केस में जो ना के बराबर करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं। तो हमने मिली एमीटर के लिए मतलब मिली एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, और डायोड के पैरेलल में वोल्टेज नापने के लिए एक लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम देखो बैटरी के ऊपर मैंने एक एरो लगा रखा है। तो ये एरो होता है रियोस्टेट का, वेरिएबल बैटरी की तरह इसको शो किया जा रहा है, यानी हम लोग इस सिस्टम का रेजिस्टेंस चेंज करके करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वोल्टेज में अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो वाई एक्सिस पे तो मैंने करंट शो करूँगा और एक्स एक्सिस पे मैं शो करूँगा वोल्टेज। स्टार्टिंग में ग्राफ को देखो कैसा ग्राफ आया है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो। करंट का फ्लो आपको जीरो नज़र आ रहा होगा। स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाते रहने पे करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही वोल्टेज 0.7 वोल्ट को क्रॉस करी, ठीक है, इस ग्राफ में जैसे ही वोल्टेज 0.7 वोल्ट को क्रॉस करी तो तुरंत आप देख रहे हो अचानक से करंट का अमाउंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। इससे पिछले वाले ग्राफ पे देखो, पहले वाले हिस्से में यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, जो ये लैंडमार्क वाला पॉइंट है, जिसके बाद अचानक से करंट बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो वोल्टेज की ये पर्टिकुलर वैल्यू कहलाती है कट इन वोल्टेज, या इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी में हमारे घुटने की स्ट्रक्चर होती है ना, इंसान का जो घुटना होता है, जो हमारा नी होता है, ये ग्राफ कुछ कुछ उस जैसी शेप का है। तो इस वजह से इस वोल्टेज का नाम क्या रख दिया, नी वोल्टेज। ये वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज है जिसके बाद इस डायोड के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया था। आप याद करो, जब आपने डायोड बनाया था उस केस में जंक्शन पे बैरियर बन गया था, है ना। जिस बैरियर को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग करी थी, और फॉरवर्ड बायसिंग जब आप कर दोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग करने से वो बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है, और जिस इंस्टेंट पे आके वो बैरियर टूट जाता है उसके बाद चार्ज कैरियर्स का फ्लो पी साइड से एन साइड की तरफ और एन साइड से पी साइड की तरफ होने लगता है, और हम लोग बोलते हैं कि डायोड ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये वही वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज को अप्लाई करने पे आपका वो जो ब्रेकडाउन, जो आपके पास वोल्टेज था, बैरियर बना हुआ था जंक्शन पे, वो बैरियर टूट गया। अब ये वोल्टेज हर डायोड के लिए अलग अलग होगा,
है ना। सिलिकॉन डायोड के लिए ये वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, जबकि जर्मेनियम के लिए जो ये वैल्यू होती है 0.2 वोल्ट होती है। यानी अगर आपने जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको बैरियर तोड़ने के लिए 0.2 वोल्ट कम से कम वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो 0.2 वोल्ट से जैसे ही फालतू वोल्टेज लगाओगे, जैसे लाइक 0.3 0.4, तो तुरंत वो जंक्शन पे बना हुआ बैरियर टूट जाएगा और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका फ्लो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ढेर सारे चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे और एक ज़्यादा अमाउंट की करंट फ्लो होगी। तो अचानक से एक्सपोनेंशियल राइज आता है करंट की वैल्यू में, ठीक है। तो जब तक हमारे पास बैरियर टूटा नहीं था तब तक आप वोल्टेज लगाए जाओ कुछ नहीं हो रहा था, करंट जीरो है। जैसे ही बैरियर टूटा होगा इतनी वोल्टेज पे लाके, उसके बाद एकदम से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि V और I के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू I है, आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वोल्टेज लगा रखा था, करंट जीरो था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ में तो होता है ये V इक्वल टू IR, जहाँ पे V और I डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है पीएन जंक्शन डायोड। ये आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा, जहाँ पे अपने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़े होंगे। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। वहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने पे करंट उसी अमाउंट में नहीं बढ़ती है कि वोल्टेज आपने डबल कर दी तो करंट भी डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में वोल्टेज अप्लाई करने पे जब तक बैरियर टूटता नहीं करंट जीरो होती है, और जैसे ही बैरियर ब्रेक होगा जंक्शन वाला तो तुरंत करंट का अचानक से तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, ये वोल्टेज आप एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। पता लगा आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो करंट इतनी ज़्यादा फ्लो हो जाएगी कि डायोड जल के ख़राब हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में भी आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डायोड के ऊपर, ये वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में आपको इस तरह का ही सेटअप एग्जाम में बना के आना होता है कि क्या क्या भाई आपने रीडिंग लेने के लिए वोल्ट मीटर कहाँ लगाया, अमीटर कहाँ पे लगाया, और फिर ये आपने प्रॉपर एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया उसको कि किस तरह का यहाँ पे ग्राफ हम बेसिकली प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। जब डायोड को रिवर्स बाइजिंग में लेके जाएंगे तब डायोड कैसा बिहेव करेगा। तो डायोड के रिवर्स बाइजिंग के लिए मैंने क्या करा, बस बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दिए। पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया, है ना, और एन टाइप को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया। और इसके अलावा जो अमीटर था वो और छोटा, मतलब और छोटे करंट नापने वाला मैंने अमीटर यूज़ कर लिया। मैंने माइक्रो एमीटर यहाँ पे लगा दिया जो मेरी बहुत छोटी छोटी करंट को मेजर कर लेगा आराम से, ठीक है। तो रिवर्स बाइजिंग में ध्यान रखिए। अब देखो पहले वाला जो ग्राफ था ना आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ है। वोल्टेज भी पॉजिटिव साइड पे है और करंट भी कहाँ पे, पॉजिटिव साइड पे है। बट ज़रा देखिए ये वाला ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसा क्यों, सोचो ज़रा। आपके पास ऐसे क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो तुम्हारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, यहाँ पे करंट थी और यहाँ पे वोल्टेज थी। बट जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में प्लॉट किया हुआ है, यानी वोल्टेज भी नेगेटिव हो गई और करंट भी कैसी हो गई, नेगेटिव। ऐसा क्यों कि सोचिए, याद करो, एक तो आप लोगों ने कनेक्शन उल्टे कर दिए बैटरी के, इसलिए वोल्टेज नेगेटिव साइड वाले एक्सिस की लेनी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा रिवर्स बाइजिंग में आपको याद हो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन डिफ्यूजन करंट के अपोजिट होती है। तो अगर आपने पहले करंट ऊपर की तरफ ली थी तो अब की बार करंट कहाँ की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब वोल्टेज के लिए तो हमारे पास इधर वाला एक्सिस हुआ और करंट के लिए ये वाला एक्सिस हुआ। तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसलिए थर्ड वाला क्वाड्रेंट फिट हुआ। भाई एक तो वोल्टेज रिवर्स हो गई क्योंकि आपने बैटरी उल्टी कर रखी है रिवर्स बाइजिंग के लिए। उसके अलावा जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी वो करंट वो थोड़ी ना होगी जो फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में हुई थी, क्योंकि वहाँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दौड़ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको पता है वर्किंग के अकॉर्डिंग कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, इसलिए करंट की डायरेक्शन भी अप साइड ना लेके हमने कहाँ ली है, डाउन साइड पर ली है। और करंट का अमाउंट माइक्रो एम्पियर के लेवल का होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं भाई, वो बहुत कम होते हैं काउंटिंग में, तो बहुत नन्ही सी करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में आप ग्राफ देख रहे हो स्ट्रेट लाइन से आया है, यानी जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे तो वैसे वैसे ही आपकी करंट भी बढ़ रही थी। एक पॉइंट पे आके आप देख रहे हो इतनी करंट, मान लो कि यहाँ पे ये जो करंट का लेवल है ऐसे ही ये 1 माइक्रो एम्पियर का है, ठीक। अब इसके बाद आप वोल्टेज कितनी भी बढ़ा लो, है ना, वोल्टेज कितनी भी बढ़ा लो, करंट आप देख रहे हो कांस्टेंट हो गई, करंट कांस्टेंट हो गई। वोल्टेज बढ़ाए जाओ कुछ नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट हो गई 1 माइक्रो एम्पियर पे। बट अचानक से जैसे ही आपने ये वोल्टेज लगाई जिसको मैंने VBR करके लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, उस पर अचानक से ग्राफ एकदम नीचे की तरफ चला गया, यानी एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया।
देख रहे हो, इस पॉइंट के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जैसे ही आपने एक डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज थी वो इस पॉइंट को क्रॉस करी, वैसे ही अचानक से करंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़नी स्टार्ट हो गई। और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला पॉइंट कहलाता है। और उसके बाद डायोड में जो करंट फ्लो होती है उस रीजन में डायोड कहा जाता है कि डायोड ब्रेकडाउन रीजन में चला गया, और उस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांच में से एक तूफान को बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ क्यों होगा, ठीक है, ज़रा समझें। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि आप लोग रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो जरा जंक्शन पे सोचो क्या हो रहा होगा। जंक्शन पे जो विड्थ थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इकट्ठे हुए जा रहे थे इमोबाइल वाले, यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल आयंस इकट्ठे हुए जा रहे थे। तो लगातार जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समय के बाद इतना ताकतवर हो जाता है कि ये आसपास के एरिया के बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब ढेर सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं बॉन्ड टूट जाने की वजह से। भाई सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा रहे हो लगातार, तो वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो याद करिए, जो चार्ज कैरियर्स पे लगने वाला फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू ई होता है ना, तो अगर आप E को बढ़ा रहे हो तो F भी बढ़ेगा। तो F बढ़ते बढ़ते एक बार इतनी ज़्यादा वैल्यू को हो जाता है कि जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में बैठे हुए चार्ज कैरियर्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बैठे हुए थे, वो भी खिंच के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक से एक तरह से जैसे बॉन्ड टूटेंगे, आपको पता है एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल बनता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद कि ढेर सारे हज़ारों लाखों बॉन्ड टूट गए, और उनकी वजह से इतने सारे चार्ज कैरियर्स की तरह से बाढ़ आ गई कि बहुत तेज़ी के साथ ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और इस रीजन में आके हमारा जो डायोड होता है एक तरह से आप बोल सकते हो फूक जाता है, क्योंकि ये करंट बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होती है और डायोड को जला देती है। तो ब्रेकडाउन रीजन में डायोड कभी काम नहीं करता। हमेशा जो डायोड का मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो इस बात को जब सर्किट में डायोड को लगाएगा तो उसके पास में उसको एक रेजिस्टेंस भी लगाना होता है। डायोड के सर्किट में एक तरह से लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है, ताकि डायोड के थ्रू एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होकर ना चली जाए, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा करंट अगर डायोड में पास हो गई तो डायोड जल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये बात लिखी हुई है, क्लियरली इन रिवर्स बायस द करंट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक बात है, एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट के बाद देखो लगातार वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट तो इस पॉइंट पे फिक्स है ना। करंट कब बढ़ना स्टार्ट हुई, करंट इतनी वोल्टेज जैसी अप्लाई करी इसके बाद अचानक से बढ़ना स्टार्ट हुई। ठीक, तो एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और डायोड चला जाता है ब्रेकडाउन रीजन में। हम लोग बोलते हैं कि डायोड खराब हो गया, फूक गया। तो कभी भी जब भी डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उस सिचुएशन में इस बात का ख्याल रखना होता है मैन्युफैक्चरर को, जब वो सर्किट में डायोड लगाएगा, कि उसके अक्रॉस कभी भी करंट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा ना हो। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इस बात पे डिपेंड करती है कि डायोड को बनाने में किस लेवल की डोपिंग की गई है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी डायोड की, ये भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट में एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक का तो खत्म हो गए, फॉरवर्ड वाले भी और रिवर्स वाले भी। मैंने जितनी जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी उतनी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, और दोनों के सर्किट डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉपर्ली बनाए हुए हैं। जब भी आप ग्राफ बनाएं इस बात का ख्याल रखें कि आपको एक्सेस पे लिखी हुई वैल्यू का बहुत ख्याल रखना है कि एक्सेस पे कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, क्या क्या यूनिट है उनकी। ठीक है, तो नोट के कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। द जनरल पर्पज डायोड आर नॉट यूज बियॉन्ड द रिवर्स सेचुरेशन करंट रीजन। ये जनरल पर्पज डायोड उसी की बात करें जो हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे हैं, उसी को जनरल पर्पज डायोड भी बोलते हैं। तो उसको कभी रिवर्स करंट में यानी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन से बियॉन्ड यूज़ नहीं करते, नहीं तो जल जाएगा। इन जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड द रिवर्स करंट इज लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट। मैंने बताया था ना कि जब भी डायोड को किसी एक्सटर्नल सर्किट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे साथ में एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, नहीं तो डायोड क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ओवरहीटिंग की वजह से ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास रिवर्स बाइजिंग में ही होती है, ये चीज़ फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में जब डायोड होता है तब भी हो सकती है, अगर आपकी फॉरवर्ड करंट एक लिमिट को क्रॉस कर जाए। क्योंकि फॉरवर्ड के केस में भी आप देखो ग्राफ इस तरह से आते आते एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर ये करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगी, आपने डायोड की वोल्टेज और बढ़ानी स्टार्ट कर दी, तब भी डायोड जल जाएगा। तो फॉरवर्ड हो या रिवर्स, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद करंट का फ्लो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना, पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस।
अब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में इतनी सारी कहानी पढ़ने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पीएन जंक्शन डायोड में जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की करंट फ्लो होती है, एक प्रॉपर अमाउंट की मिली एम्पियर के ऑर्डर की जो करंट फ्लो होती है वो फॉरवर्ड बाइजिंग में होती है। रिवर्स बाइजिंग में तो ना के बराबर करंट फ्लो होती है, और रिवर्स बाइजिंग में हम लोग मान के चलते हैं कि डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में है, वर्क नहीं कर रहा है। तो ये बात मैंने यहाँ मेंशन की है। ए पीएन जंक्शन डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है फॉरवर्ड बाइजिंग में जब वो होता है, और वो तब डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है जो पी टाइप से एन टाइप की तरफ होती है, ये उसकी डायरेक्शन होती है उस करंट की। ठीक है, तो इसलिए फॉरवर्ड बाइजिंग में आसानी से करंट फ्लो करवा पा रहा है डायोड, तो लो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जबकि रिवर्स बाइजिंग में उसमें ना के बराबर करंट फ्लो होती है, तो रिवर्स बाइजिंग में डायोड का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और डायोड के इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि लगातार ग्राफ देखिए ना आप, फॉरवर्ड बाइजिंग में ग्राफ लगातार ऐसे चेंज होते जा रहा है, तो एक सिंगल आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, एक सर्टेन रेंज में निकाला जाता है रेजिस्टेंस, इसलिए रेजिस्टेंस विल कीप ऑन चेंजिंग। इस रीजन में निकालेंगे कुछ और आएगा, यहाँ पे निकालेंगे कुछ और आएगा, तो इसलिए डायोड के रेजिस्टेंस को हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोल देते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू लगातार बदलती रहती है। हमें किस रीजन में रेजिस्टेंस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करते हैं। बाकी डिफाइन कैसे होगा, वही सिंपल चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सर्टेन वोल्टेज, एक छोटे से रीजन में हम लोग वोल्टेज में कितना चेंज हुआ है और करंट में कितना चेंज हुआ है उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, और हम लोगों को डायोड का रेजिस्टेंस पता लग जाता है। याद रखिएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में जब आप इसे निकालेंगे तो भी काफ़ी कम वैल्यू आएगी, और रिवर्स बाइजिंग के केस में जब आप निकालेंगे इसको तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, उससे मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसको। देखिए, एनसीईआरटी का एक काफ़ी फेमस सा न्यूमेरिकल है, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला हुआ है द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शॉन, है ना, ये सिलिकॉन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। आपको रेजिस्टेंस का, डायोड का रेजिस्टेंस निकालना है कब कब, जब आपके पास करंट 15 मिली एम्पियर है और जब आपके पास वोल्टेज -10 वोल्ट है। तो 15 मिली एम्पियर की करंट कहाँ पे है, देखो ये मिली एम्पियर में करंट है, तो 15 मिली एम्पियर की करंट यहाँ पे है। तो एक तो आपसे बोल रहा है कि फॉरवर्ड बाइजिंग रेजिस्टेंस निकाल लो, और -10 वोल्ट कहाँ पे है, -10 वोल्ट आपके पास इस जगह पे है, तो रिवर्स बाइजिंग रेजिस्टेंस निकालो। क्योंकि -10 वोल्ट का मतलब क्या है कि रिवर्स बाइजिंग में मतलब आपने जो वोल्टेज लगाई की है वो वोल्टेज रिवर्स में लगा रखी है, तो -10 वोल्ट पे आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और 15 एम्पियर पे मिली एम्पियर पे निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट को ज़रा डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में जस्ट अ मिनट, तो फर्स्ट पार्ट में लोगों को करंट निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब ज़रा मेरी बात देखो, यहाँ पे आप किस तरह से 15 मिली एम्पियर वाले रीजन में आपको निकालनी है, तो आप सोचिए आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है। 15 किस किस के बीच में आता है, 15 20 और 10 के बीच में आता है। अब 10 मिली एम्पियर पे वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था 0.7 वोल्ट। आप ध्यान से ग्राफ को रीड करो, जब करंट 10 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज 0.7 है, जब करंट 20 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है, 0.8 है। आप दोनों को ध्यान से ट्रेस कर सकते हो आराम से देख के। तो जब भी आपको 15 मिली एम्पियर पे करंट पूछिए ना, तो एक रेंज में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर पे वोल्टेज 0.7 है और 20 मिली एम्पियर पे वोल्टेज कितना है, 0.8 है। तो वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, उस वोल्टेज में चेंज हुआ 0.7 से 0.8 का। तो जरा ये वोल्टेज का जो चेंज हुआ है इसे लिखिए ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा, 0.8 माइनस 0.7 वोल्टेज का चेंज हो गया अपॉन। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में करंट का चेंज आएगा। करंट कितनी हुई है, 10 से 20 हुई है। ठीक है, और ये मिली एम्पियर में, थोड़ा ध्यान रखना। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 20 माइनस 10, और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -3 लगा के। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर तो 0.1 बचा, नीचे कितना बचा, 10 इंटू 10 की पावर -3 बचा। इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0.1। ठीक है, अपॉन में नीचे सॉल्व करोगे 10 की पावर -2 बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 100, और इसे आगे सॉल्व करें तो कितना बचा, सिर्फ 10 ओम बचा। ठीक है, देख पा रहे हो, प्रॉपर वे में आपने सॉल्व कर लिया भाई। जब आपके पास वोल्टेज 0.7 थी तो करंट कितनी है, 10, तो 0.7 पे करंट है 10। जब वोल्टेज आपकी 0.8 हो गई तो करंट कितनी हो गई, 20। तो मैंने 20 में से 10 को माइनस कर दिया और 0.8 में से 0.7 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये करंट आपकी मिली एम्पियर में है, तो इसलिए मेरे को 10 की पावर -3 लगा के इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ा। वोल्टेज आपकी ठीक है वोल्ट में, तो सॉल्व करके कितना आया, 10 आया। अब ऐसे ही दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, -10 वोल्ट के वोल्टेज पे निकालना है। देखो -10 वोल्ट जब वोल्टेज है तो करंट की इस पॉइंट पे तो एक ही सिंगल वैल्यू है ना, कितनी है, 1 माइक्रो एम्पियर,
क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट ग्राफ जा रहा है ना सीधे सीधे, तो जब -10 वोल्ट आपने लगा रखा है तो उस केस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो निकाल लो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड कैसे निकालेंगे, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है, अपॉन में करंट कितना है 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, 1 माइक्रो एम्पियर। सॉल्व करें, 10⁻⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, 10⁻7 बन जाएगा उसके साथ ऐड होके, तो 10⁻7 यानी 1 करोड़ ओम। कि देखो कितना ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आया है रिवर्स बाइजिंग में। कारण सिंपल है ना, रिवर्स बाइजिंग में करंट बहुत छोटे अमाउंट की फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस को तो ज़्यादा आना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में अच्छी खासी करंट फ्लो होती है एक सर्टेन लेवल के बाद, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा कुछ और उसमें नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन के बारे में, कि पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले रेक्टिफायर का मतलब समझ लेते हैं और क्यों पीएन जंक्शन डायोड को चूज़ करा, उसमें ऐसी क्या खास बात थी, तो उस बात को भी ज़रा सीख लेते हैं। पूछते हैं एग्जाम में कि किस पर्पज़ से या पीएन जंक्शन डायोड की कौन सी प्रॉपर्टी उसको रेक्टिफिकेशन में हेल्प करती है। तो ज़रा देखिए, ए पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू पास ओनली इन वन डायरेक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोड अपने अंदर से सिर्फ तब करंट पास होने देता है जब वो फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है, ठीक है। सो इफ एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए डायोड, तो जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो सोचिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे होती है, साइनोसॉइडल कर्व होता है, तो जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आप लगाएंगे तो उस केस में एक कंडीशन में तो करंट पास होने देगा ये, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो करंट पास नहीं होगी। यानी कि जब आपकी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई होगी, यानी इस कंडीशन में करंट पास होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा, इस कंडीशन में करंट पास नहीं होगी तो आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके पास आपकी एसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कि डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बाइजिंग में काम कर रहा है, रिवर्स बाइजिंग में काम नहीं करेगा। और यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन पर्पज से। रेक्टिफायर का सिंपल मतलब यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बस ध्यान रखिएगा वो डीसी प्योर डीसी नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। अब देखो ना, आप ऐसे समझो, आपका इनपुट ऐसे हुआ करेगा, ये आपका एसी इनपुट है, ठीक है, मैं इसको बड़ा अच्छे से बना देता हूँ उसको। तो ये आपका एसी इनपुट है और आपका जो आउटपुट होगा डीसी आउटपुट, वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा, मैक्स टू मैक्स, फुल साइकिल में अगर आप बना रहे हो। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे तो डायरेक्शन प्लस माइनस लगातार चेंज हो रही है, बट यहाँ तो डायरेक्शन सेम है ना। बट क्योंकि यहाँ पे पल्सेज हैं, वैल्यू बार बार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो इसलिए प्योर डीसी नहीं है, इसे पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पल्सेटिंग डीसी। प्योर डीसी कौन सी होती है, प्योर डीसी वो होती है जहाँ पे ये टाइम के साथ अगर आप करंट की ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपके पास ऐसा ग्राफ आ रहा है तो इसे बोलते हैं प्योर डीसी। तो हमारे जो मोबाइल के चार्जर होते हैं वो फाइनली जनरेट तो प्योर डीसी करते हैं, क्योंकि मोबाइल तो प्योर डीसी पे चार्ज होगा। तो ये प्योर डीसी बनेगी कैसे, क्योंकि रेक्टिफायर तो सिर्फ पल्सेस वाले डीसी बना रहा है। तो प्योर डीसी बनाने के लिए हमें अपने मोबाइल के चार्जर के अंदर रेक्टिफायर के अलावा और कई सारे सेटअप लगाने होते हैं। जरा सिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या होता है, पूरा प्रोसीजर ध्यान से समझिएगा। एक ब्लॉक डायग्राम से प्रॉपर एक चार्जर, एक एडेप्टर के अंदर की सर्किटरी तुम्हें समझाई जा रही है। देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, घर में तो एसी आ रही है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है 220 वोल्ट पे। तो होगा क्या कि आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर सबसे पहले जो आप प्लग को 3 पिन प्लग को लगाओगे सॉकेट में, तो 220 वोल्ट की एसी एंटर करेगी मोबाइल के चार्जर में या आपके लैपटॉप के चार्जर में। उसके अंदर सबसे पहले हो जाएगी एक ट्रांसफार्मर के पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। भाई ट्रांसफार्मर आपको पता है एसी को एसी में ही कन्वर्ट करेगा, एसी का डीसी ट्रांसफार्मर नहीं बनाता है, बस वोल्टेज कम या ज़्यादा करता है। क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने, ये कहाँ होगा, ये मोबाइल के चार्जर के अंदर, लैपटॉप के चार्जर के अंदर होता है छोटा सा ट्रांसफार्मर। तो ये आपके 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, लेटेस्ट से 5 वोल्ट, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपके पास चार्जर है। तो चार्जर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, जितने का भी होगा उतने में कन्वर्ट कर देगा। तो लेटेस्ट सपोज 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया उसने उसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये 220 वोल्ट की एसी 5 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ये पास होके जाएगी रेक्टिफायर के सर्किट पे, जहाँ पे आप लोगों ने डायोड लगा रखे होंगे। हम सीखेंगे इसको कि रेक्टिफायर कैसे बनाए जाते हैं। तो डायोड का यूज़ करके हमने रेक्टिफायर बनाया होगा। तो 5 वोल्ट की एसी जैसे रेक्टिफायर में से पास होगी तो वो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी बन जाएगी उसकी, बट पल्सेज होंगी उसके अंदर। देखो किस तरह से, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हमें ये मिला आउटपुट, 5 वोल्ट का आउटपुट है ये एसी वाला। जैसे इसको अपने रेक्टिफायर सर्किट पे लगाया, अभी से रहने दो कि ये मतलब ये क्या बना रखा है, जस्ट अज्यूम कि सर्किट डायग्राम बना रखा है रेक्टिफायर का। तो जैसे ही ये इनपुट इस पर अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ से जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलती है उसकी शक्ल देख लो, ऐसी होती है।
जब इसमें नेगेटिव साइकिल तो कट हो गए ना, नीचे नीचे वाली, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली साइकिल्स हैं, तो इसलिए ये डीसी तो है क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, इसकी एक ही डायरेक्शन है, बट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर्स लगाते हैं बेसिकली। तो फिल्टर सर्किट से पास होने के बाद हमें फिल्टर्ड एसी मिलेगी, फिल्टर्ड डीसी मिलेगी। फिल्टर्ड डीसी कैसी होती है, कुछ इस तरह का आउटपुट होता है ना। अभी भी हल्की हल्की पल्सेस इसमें हैं, बट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा आउटपुट है। और फिर इस फिल्टर्ड डीसी को हम लोग फाइनली एक वोल्टेज रेगुलेटर पे लगाते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम लोग कुछ आईसीज भी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उन्हें यूज़ करते हैं। जीनर डायोड को भी यूज़ करते हैं। तो क्या वोल्टेज रेगुलेटर से पास करने के बाद हम लोगों को इस तरह का फाइनल आउटपुट मिल जाता है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इस क्लास में 12th में हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे होंगे कि ये रेक्टिफायर सर्किट कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करेगा, जिसमें हम इनपुट में ऐसा सिग्नल देंगे और आउटपुट में कुछ कुछ इस तरह का सिग्नल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बात रही है फिल्टर्ड सर्किट की, वोल्टेज रेगुलेटर की, तो ये हायर क्लासेस में जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पर भी ये सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कुछ बातें आएंगी, तो वहाँ पे आपको ये सर्किट्स के बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। बट इतना ध्यान रखिएगा कि रेक्टिफायर सर्किट से जब आपको आउटपुट मिलता है वो प्योर आउटपुट नहीं होता, वो मतलब प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्सेस वाली डीसी होती है। उससे आगे फिल्टर सर्किट से पास करना होता है, जिसमें कैपेसिटर लगाते हैं जनरली, और उसके बाद उसको वोल्टेज रेगुलेटर की हेल्प से उस वोल्टेज को कांस्टेंट भी बनाना होता है। ठीक है, तो एक बेसिक सर्किट डायग्राम मतलब ब्लॉक डायग्राम की चेन है, जहाँ से बच्चे को पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रैक्टिकलिटी वाला समझ में आ जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा ही आपको पढ़ना है। ट्रांसफार्मर आप ऑलरेडी फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारे 12th सिलेबस में नहीं होते। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेक्टिफायर के टाइप कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे वो रेक्टिफायर काम करते हैं उनके बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।